Hello and welcome everybody. Today we are going to discuss about the malnutrition and the important nutrient factor. जो important nutrient factor है वो और malnutrition क्या होता है और अंडर न्यूट्रिशन बच्चों में मतलब न्यूट्रिशन का जो एक्चुअली पार्ट है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल रहा है या बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो क्या क्या चीजें हमारे साथ में हो सकती है। दिस वी आर गोइंग टू सी हियर एज यू कैन सी अ चार्ट हियर, दिस इज इन योर बुक। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि माल न्यूट्रिशन अगर है तो इन्फेक्शन बच्चे को होता है, यानी कोई भी टाइप की डिसीज है वो बच्चे को लग सकती है। ठीक। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन जो सही तरीके से बॉडी को नहीं मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब न्यूट्रिशन जो है वो कम मिल रहा है तो ही माल न्यूट्रिशन है। कभी कभी ओवर न्यूट्रिशन भी हो जाता है बच्चे को, मतलब वो क्वांटिटी में ज्यादा, तभी तो फैट वगैरह ये सारी चीजें हो जाती है ना, तो उसमें भी डिसीजेस आ जाते हैं। जैसे ओवर न्यूट्रिशन, एज यू कैन सी हियर इन दिस फ्लो चार्ट, माल न्यूट्रिशन में देखिए तीन तरीके की चीज है। एक है ओवर न्यूट्रिशन, दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन, तीसरा है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा, अगर ओवर न्यूट्रिशन होता है तो ओबेसिटी, ठीक है, यानी मोटापा, और टॉक्सिक्स कॉसेस, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि टॉक्सिन्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा या कम रिलीज होने के कारण न्यूट्रिशन जो है सही तरीके से बॉडी में नहीं पहुंच पाता। अंडर न्यूट्रिशन अगर बच्चा है तो फिर उसमें दो लेवल होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन के कोई अलग पार्ट नहीं है, मतलब न्यूट्रिशन बैलेंस में नहीं है तो आप उसको बैलेंस करो, मतलब कुछ ज्यादा है कुछ कम है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो न्यूट्रिशन जैसे हम लोगों ने हमारी पिछली क्लास में समझा था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब मिलकर जो है वो न्यूट्रिशन बनता है। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो हमने पिछले उसमें देखा था, ये मैं आपको वो चार्ट दिखा देती हूँ एक बार और, ताकि आपको याद हो जाए। ये देखिए, देखिए, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये तीन न्यूट्रिएंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और वाटर इसी में आता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पानी की जरूरत पड़ती है, तो इट कम्स इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक। तो ये न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे बॉडी में ज्यादा, कम या इम्बैलेंस होता है तब हम उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। तो ये हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन स्टेटस है, यानी कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जो है सही तरीके से होना जरूरी है, नहीं तो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप की इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर बच्चों को जो यूजुअली डिसीज होती है वो होती है टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड, कॉलरा, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड जॉन्डिस। और ये जो इन्फेक्शन है ये कहाँ से फैलता है? ये इन तरीकों से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। एक तो फ्लूइड यानी लिक्विड वाली चीज है, दूसरी फिंगर्स मतलब हाथों से, हैंड वॉश अगर प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है तो क्योंकि वही हाथ जो है मुंह में जा रहा है। देन फ्लीज, फ्लीज यानी मक्खियां, इनसे हो जाती है डिसीजेस जहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है। And yes, if the house is nearby some fields and all, and if where the eatables are coming from such and so field, तो वहां से भी न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब जो डिसीजेज है वो आ जाती है। यानी कि फूड इज द मेन पार्ट वेयर वी गेट द इन्फेक्शन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो ये इन्फेक्शन इस तरीके से होस्ट पे स्प्रेड होता है। तो अगर हम देखें कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से होता है, अगर फूड इनटेक ड्यू टू इकोनॉमिक बैलेंस बैलेंस में नहीं है तो एक अलग इशू होता है। बट many a times we don't like that food and we don't eat। अब जैसे आजकल के बच्चे हैं, मैनी किड्स दे डू नॉट ईट वेजिटेबल्स, सब्जियां तो बहुत कम ही खाते हैं। ज्यादातर विटामिन एंड मिनरल्स तो सब्जी से ही मिलेगा, प्रोटीन सब्जी से ही मिलेगा, बहुत कम सब्जी खाएंगे।
कुछ बच्चे चावल नहीं खाते, कुछ बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे एग्स नहीं खाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूट्रिएंट वाली चीजें होती है, एंड एवरीबडी मस्ट टेक ऑन टू दैट। अगर आप उसको बैलेंस वे में लेंगे, अगर आप उसको बैलेंस्ड तरीके से अच्छे से लेंगे, तो अच्छे से न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में जाता है, और माल न्यूट्रिशन की बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारा ये माल न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आज बेसिकली इम्पोर्टेंट है हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। गुड हेल्थ क्या होती है और हेल्थ का कॉन्सेप्ट कब और कहाँ से आया। अब हम लोगों ने देखा कि फूड जो के माध्यम से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन मिलता है, तभी हम हेल्दी होते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ की डेफिनेशन देता है कि किसी भी व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और वोकेशनल वेलबींग अगर अच्छी है, और अगर इसमें कोई डिसीज नहीं है, इन चीजों में कोई बीमारी नहीं है, तो वो व्यक्ति हेल्दी होता है। जैसे कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है, कोई व्यक्ति मेंटली फिट है, मतलब उसको कोई मेंटल प्रेशर, मेंटल टॉर्चर या मेंटल टेंशन कुछ भी नहीं है। देन सोशली, मतलब सबसे घुलता मिलता है, अच्छे से बातचीत करता, उसे गुस्सा नहीं आता, सबके साथ मिलनसार स्वभाव से है। स्पिरिचुअल भी है, मतलब थोड़ा सा वो, ऐसे स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि भगवान की पूजा पाठ बहुत ज्यादा करता है तो वो स्पिरिचुअल, नो। Spiritual means somewhere the person is trusting some eternal body and gaining the positivity. That is called a spirituality. ठीक है। तो स्पिरिचुअली भी हेल्दी है, मतलब हर एक चीज को अपने हिसाब से मानना, जानना, समझना। एंड देन वोकेशनली, वोकेशनली मतलब कहीं काम धंधा अगर कुछ कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, तो वो उसमें एक्टिव है, वो कर रहा है उसको। तब ये सारी चीजें अगर सही है, तो वो व्यक्ति हेल्दी है, और उसको कोई भी तरीके का डिसीज, इन अ सेंस फिजिकली डिजीज ना हो, मेंटली ना हो, सोशली ना हो, तो ऐसा, ये इसका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि वो व्यक्ति हेल्दी कहलाता है। अब आप देखिए, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी को कुछ ना कुछ आज के जमाने में, पहले जमाने पे इतना कुछ नहीं था। आजकल अगर हम देखें तो आजकल कोई हेल्दी नहीं है। कोई फिजिकली स्ट्रांग है तो मेंटली नहीं है, कोई मेंटली है तो फिजिकली नहीं है, कोई फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली है तो सोशल नहीं है, है? और कोई वोकेशनली है, स्पिरिचुअल है, पर मेंटली और सोशली नहीं है। तो कुछ ना कुछ कमी तो किसी न किसी में रहती है। तो आज की लाइफ में मैक्सिमम पीपल आर नॉट हेल्दी एज दे शुड बी, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जो हेल्दी पर्सनालिटी होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तीसरा सोशल कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से इक्विलिब्रियम में चले, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो हेल्दी एनवायरनमेंट है कि नहीं है, उस एनवायरनमेंट में कोई डिसीज, मतलब गंदी जगह तो नहीं रह रहे हो। जैसे कई लोग ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पीछे खेत है, जहां जैसे सब लोग कचरा डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां से मधुमक्खियां, मक्खियां वगैरह ये सब आएंगी तो डिसीज तो होगी। ठीक है, तो मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अच्छे एनवायरनमेंट में रहो, है ना, वो चीज होना चाहिए। माल एडजस्टमेंट मतलब एनवायरनमेंट में प्रॉपर एडजस्टमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, आपको जम रही है, उस जगह पर आप अच्छे से सुख से रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, सो दैट इज प्रॉपर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मतलब एरिया कैसा है, एरिया अच्छा होगा तो आप हेल्दी रहोगे। नेक्स्ट, साइको सोशल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकली, यानी अगर आपका एरिया अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल स्टेट काफी अच्छी होगी, आप मेंटली स्ट्रांग होगे, इरिटेटेड नहीं रहोगे। ठीक है। देन सोशल कॉन्सेप्ट, लोगों से घुलना मिलना, बातचीत करना, हर तरीके के से अच्छे से व्यवहार करना, ये सोशल कॉन्सेप्ट है।
तो ये सारी चीजें जब बैलेंस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, सब कुछ अच्छा और अच्छे हिसाब से रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी और आप होलिस्टिकली हेल्दी रहोगे। ठीक है। हम लोगों का अभी तक मतलब अभी नवंबर तक है ना, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड दिस सोशल कॉन्सेप्ट वाज नॉट प्रॉपर। बाकी चीजें तो सब कुछ हो रहा था, सब फिजिकली हेल्दी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जिस एरिया में हम रह रहे थे ना, उस एरिया में जो सोशली जो लोग रह रहे थे ना, उधर का बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अभी नवंबर में हम शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पर, एंड नाउ एवरीथिंग इज स्टेबल, नाउ नोबडी इन द फैमिली इज गेटिंग इरिटेटेड एंड ऑल, सब एक दूसरे से अच्छे से बातचीत, मतलब उसका असर ना घर पे दिख रहा था। बाहर के लोगों ने कुछ बाहर की बात आके कह दी तो वो घर में उस बात पे बहस हो रही है, ये वो, ऐसी बहुत सी चीजें हो रही थी। बट फिर हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमें ये जगह छोड़नी चाहिए, इस जगह का इकोलॉजिकल बैलेंस सही नहीं है। ऐसे गंदा नहीं था, मतलब इतना डर्टी भी नहीं था कि बीमारियां फैले, बट जो सोशल बैकग्राउंड था ना, वो सही नहीं था। हम्म। या आई फिनिश्ड माय टी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो मेंटल डायमेंशंस होते हैं। अगर हम फिजिकली फिट है, ठीक है, तो उसके क्या डायमेंशंस होंगे, मेंटली फिट है तो क्या डायमेंशंस होंगे। देखिए यहाँ पर दिया फिजिकल डायमेंशंस। फिजिकल डायमेंशंस में ये देखेंगे कि हम फिजिकली जैसे हमारे पूरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा है। कॉम्प्लेक्शन अच्छा का मतलब ये नहीं है गोरा काला, ये नहीं। हमारी स्किन टाइप कैसी है, रूखी है यानी कि ड्राई है, या फिर कॉम्बाइंड टाइप है, या ऑयली है, किस टाइप की हमारी स्किन है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए अपने। हमारे हेयर कैसे हैं, हमारी आईज कैसी है, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ में हमारा डेली रूटीन कैसा है, हमारा वेट हमारी बीएमआई कॉम्प्लेक्स के साथ में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारी मसल्स की डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रही है नहीं, बॉडी मूवमेंट प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड है नहीं है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर बॉवल मूवमेंट एंड साउंड स्लीप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिजिकली फिट एंड हेल्दी। अगर आप बॉवल मूवमेंट आपका प्रॉपर टाइम टू टाइम हो रहा है, देखो किसी दिन जैसे आप लोग को सुबह बॉवल मूवमेंट के लिए जाना की आदत है, और कोई दिन अगर आप नहीं जा पा रहे हो किसी भी कारण से, रात का खाना तरीके से नहीं हुआ, आप नहीं जा पा रहे हो अच्छे से, आपका बॉवल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो देखो उस दिन है ना, आप थोड़ा सा जरूर थोड़ा थोड़ा तो परेशान रहते हो, इरिटेटेड रहते हो, चिड़चिड़े से रहते हो, होता है ना, क्योंकि आपकी फिजिकली यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट हेल्दी। 4 दिन तक कंटिन्यू बाहर का खाना खाइए, 5वें दिन आपको बाउल प्रॉब्लम होगी ही होगी। कईयों आजकल का तो खाना ऐसा है कि उसी दिन हो जाती है, दूसरे दिन हो जाती है, मेरे को तो उसी दिन हो जाती भाई। मैं बिल्कुल भी बाहर का खाना खाया या कुछ भी किया ना, तो बस फिर तो दूसरे दिन दिक्कत। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, स्लीप। नींद पूरी नहीं होगी तो आप इरिटेटेड होगे, चाहे जो हो जाए। इवन आई हैव टू स्लीप प्रॉपरली ऑन टाइम, इफ आई डोंट स्लीप ऑन टाइम एंड आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे को सुबह नींद लगती ही नहीं है। मतलब सुबह मेरा जो उठने का टाइम है तो उठने का है ही है, फिक्स है। एंड इफ आई कैन नॉट स्लीप मोर ना, सो मैं मतलब बाद में ज्यादा सोती नहीं हूँ, दिन में कितने को संडे हो चाहे कोई दिन हो, आई वेकअप। मैं दूध वाले और मेरे ये सब बोलते हैं कि अरे भाभी आप इतने जल्दी क्यों उठ जाते हो, संडे आज तो थोड़ा, मैं बोली अब ऐसा थोड़ी होता है। सूर्य भगवान अगर आए ना तो आपको संडे संडे भी नहीं मिलेगा, है ना। इफ सन डज नॉट राइज देन हाउ विल यू गेट संडे। सो वाई शुड वी चेंज अवर शेड्यूल एंड ऑल, तो शेड्यूल जो है वो है। सो लाइक वाई, बिकॉज द बॉवल मूवमेंट एंड स्लीप शुड बी प्रॉपर, एंड इफ इट इज प्रॉपर यू आर फिजिकली हेल्दी। मुझे कई लोग बोलते हैं मैम आप इतनी क्लासेस इतना सब कुछ कैसे ले लेते हो, कैसे क्या करते हो, बिकॉज आई हैव अ शेड्यूल्ड टाइम टेबल। ये एक्चुअली राज है जो आप सब लोग देख लो समझ लो, और आप लोग को भी इसको फॉलो करना चाहिए। योर टाइम टेबल शुड बी शेड्यूल्ड, योर फिजिकल टाइम टेबल शुड बी शेड्यूल्ड। कुछ भी चीज अगर आप टाइम पे कर रहे हो तो टाइम पे करो। आई हैव माई फूड यूजुअली इन ड्यूरिंग द लंच टाइम, जो मेरा होता है 11:30 12। ब्रेकफास्ट में छोटा मोटा कुछ कॉर्नफ्लेक्स हो गया, या दो डाइजेस्टिव बिस्किट या जो भी कुछ है वो ले लिया हमने। लेकिन उसके बाद ब्रेकफास्ट हो जाता है हमारा 8:30 9 o'clock तक।
ठीक है। और 12 o'clock तक लंच हो जाता है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, और जैसे ही हमारी क्लासेस से हम फ्री होते हैं उस टाइम पे हमारा छोटा मोटा कुछ खाना पीना या जो भी कुछ रहता है, दो तीन रोटी वगैरह या जो भी कुछ है वो हल्का फुल्का वो खा लिया बस। मतलब लेट बाय 7:30 8 o'clock वी हैव अवर डिनर। और उसके बाद 10 to 11 o'clock वी गो टू स्लीप। और फिर मॉर्निंग 5 o'clock वी गेट अप। तो ये जो हमारा शेड्यूल है इस हिसाब से, चाहे संडे हो मंडे हो छुट्टी हो कोई दिन हो, ये शेड्यूल हमारा फॉलो होता ही है। अब अगर इसमें जैसे किसी की शादी में जाना है, अब हमारा क्या हुआ कि स्लीप गड़बड़ हो गई। ठीक है। अब रात में हमने हैवी खाना खा लिया। ठीक। ऐसा कुछ हो जाता, अब होता ही है वो चीज, है ना। तो अब अगर ये चीज हो गई तो रात में आपका हैवी खाना हो गया, वॉकिंग आपकी होती नहीं है, इवनिंग वॉक नाइट वॉक होती नहीं है आपकी। ठीक है। फिर उसमें आप अगर कहीं दूर से आ रहे हो तो आपकी स्लीप भी प्रॉपर टाइम पे नहीं होगी। अब मॉर्निंग उठने का टाइम फिक्स है, बॉवल मूवमेंट का टाइमिंग सेम है, तो आप उसी टाइम पे बॉवल मूवमेंट पे तो जाओगे, लेकिन फिर नहाने के बाद में फिर से बॉवल मूवमेंट के लिए जाना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है कि हैवी खाना रात में हो जाता है। तो फिर दोबारा से जाओ, फिर आपका शेड्यूल बिगड़ जाता है, फिर चिड़चिड़ी और गुस्सा इरिटेशन ये सारी चीजें होती है। यूजुअली मैं अगर बर्थडेज भी रखती हूँ ना, अगर मेरे बच्चों का भी बर्थडेज रखती हूँ, तो मैं 5 o'clock to 7 o'clock ये टाइम रहता है। हमारे बच्चों का बर्थडे हम 5 बजे बाद ही मनाते हैं शाम, ऐसे नहीं। बहुत से लोग तो 8 बजे बाद स्टार्ट करते हैं एंड ऑल ऑल दो स्टफ। नो नो, हम तो 2 ढाई बजे से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं अगर घर में मनाना है तो। एंड देन 5 और 6 o'clock हम बच्चों को बुला लेते हैं सेलिब्रेट वगैरह करवा के, एंड देन 8 o'clock तक सभी बच्चों को फ्री कर देते हैं। तो कि हमारा कुछ वो नहीं, एक तो वैसे भी हमारे बच्चों का, मेरे खासकर मेरे बच्चों का जो बर्थडे है ना वो एग्जाम टाइम पे यूजुअली आता है, अक्टूबर एंड फेब्रुअरी। तो अक्टूबर में सेकंड एग्जाम होता है, फेब्रुअरी में फाइनल एग्जाम होता है यूजुअली। तो एग्जाम को ज्यादातर बच्चे आते ही नहीं है, तो ये है कि दिन टाइम पे ही कर लो फ्री, ताकि जो है हमारा ये चलो ये चीज हमारे हाथ में है। बट किसी की शादी है, मूवीज देखने जा रहे हो, या अगर आप किसी और के घर जा रहे हो, आपका टाइम टेबल बिगड़ जाता है, तब आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो दैट इज वाई, बिकॉज द डायमेंशन ऑफ द हेल्थ इज नॉट प्रॉपर। सिमिलरली मेंटल डायमेंशंस, अब हम देखेंगे मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन क्या होता है कि आपके इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। मेंटली आप प्रॉपर फिट रहने चाहिए, है ना। उसके लिए आपकी जो खुद की एबिलिटी है, आपकी खुद की, सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी गलती को मानना। ठीक है ना। इफ यू आर एबल टू नो व्हाट इज योर फॉल्ट, एंड देन इफ यू आर एबल टू रेक्टिफाई योर फॉल्ट, एंड if you have any faults, you are actually improving yourself with the feedback given from the people around your society, surroundings, around your surrounding, okay, then your mental dimension is good. And if you're not following, बहुत से लोग होते हैं अपनी गलती नहीं मानते। बहुत से लोग होते हैं वो ज्यादा ईगो होता है उनमें, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये सारी चीजें ना मेंटल डायमेंशन आपको मेंटली अनहेल्दी करती है। ठीक है। आपके अंदर की सेल्फ एस्टीम, इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी बट यू आर नॉट एबल टू डेवलप द सेल्फ एस्टीम इन टू योर सेल्फ, देन ऑल्सो योर मेंटल डायमेंशन इज नॉट प्रॉपर। सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा आपको किसी भी चीज में, किसी भी काम में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, देन ऑल्सो यू आर नॉट मेंटली फिट। योर हैबिट्स, मेनी अ टाइम्स योर हैबिट्स आर एक्चुअली इरिटेटिंग यू, लाइक वी पीपल। अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग है ना चाय प्रेमी है ज्यादा। ऐसे अब मैं अपने ही बारे में सारी चीजें आपको बता रही हूँ इसलिए ताकि आप थोड़ा सा अपने साथ में भी वो करें। अगर हमको चाय नहीं मिलती है समय पे तो वो भी हम इरिटेट हो जाते हैं। लाइक ऐसे बहुत सी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको इरिटेट कर देती है। मेरे फादर को ना कोई भी चीज़ है ना एकदम प्रॉपर टाइम पे सारी चीजें चाहिए। जैसे अगर उनको अगर लिस्ट भी चाहिए अगर किसी चीज की, तो ही वांट्स ऑन टाइम। इफ इट इज नॉट देयर देन ही विल स्टार्ट स्कोल्डिंग। तो वो उनकी मेंटल डायमेंशन जो है कि भाई ये चीज मेरा इधर होना चाहिए तो इधर होना ही चाहिए। बहुत से लोगों का आदत होता है इवन इन द किचन, और मेनी लेडीज हैव द हैबिट इन द किचन, और इवन मेल्स आर हैविंग हैबिट। ये हैबिट मेरे हस्बैंड का है, मेल्स इनका ही है। जो चीज जिधर रखा है वो एग्जैक्टली exactly वहीं रखा हुआ मिलना चाहिए। इफ यू आर पिकिंग अप फ्रॉम देयर देन यू हैव टू पिक इट एंड देन यू हैव टू कीप इट देयर ओनली।
और नहीं होगा ना, देन दे स्टार्ट स्कोल्डिंग, देन दे स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड एंड ऑल, बहुत सी चीजें होती है। इवन माय हस्बैंड हैज द सेम हैबिट। उनका अगर कोई सामान अगर आपने छुआ है तो प्रॉपर जहां से उठाया वहां रखना है। अगर उन्होंने कपड़े प्रॉपरली फोल्ड करके सेट करके भी रखे, अगर आपको बीच से निकालना है ना तो उनको पता चल जाएगा, पक्के में पता चल जाएगा ये मेरे हाथ का नहीं रखा हुआ है। एंड देन ही स्टार्ट स्कोल्डिंग, हु ओपनड माई अलमेरा। तो ऐसी चीजें हो जाती है। तो ये क्या है, आप यू आर योर मेंटल डायमेंशन हैज बीन क्रॉस्ड बाय समबडी। आपके दिमाग में जो चीज चल रही होती है वो अगर उसको कोई इरिटेट कर दे या उसको कोई छेड़ देता है ना तो फिर आपको गुस्सा आ जाती है। अब हमारी करिश्मा मैम है, उनके साथ में भी यही परेशानी है। अगर उनके द्वारा रखी हुई कोई चीज, उनके द्वारा किया हुआ कोई काम किसी ने छेड़ दिया तो बस फिर वो गुस्सा हो जाती, बोलती मैम मैं काम बिल्कुल नहीं कर रही, ये मैं काम करती हूँ, मैं इनका बिगाड़ा हुआ मुझे ही सुधारना पड़ता है, फिर ये बिगाड़ देते हैं। फिर मैं प्यार से उसको समझाती हूँ, नहीं ठीक है चलो ठीक है, आराम से अपन कर लेते हैं, लाओ मैं करवा लेती हूँ। फिर उसका गुस्सा शांत होता है। मतलब दूसरे की बिगड़ी भी साथ में मिलकर हम सुधारेंगे उनके साथ में, तभी मतलब मैं ही कंट्रोल कर पाती हूँ उसको। कोई अगर कोई और रहा ना तो सीधा वो सामने वाला यही बोल देता है कि भाई करिश्मा मैम रहेंगी तो नहीं, आप आओ तब हम करेंगे। अगर उसका कोई काम किसी ने बिगाड़ा है ना तो मुझे कॉल करेंगे, मैम ऐसी दिक्कत हो गई है, करिश्मा मैम आएंगे। शी इज द मैनेजर ऑफ माई एकेडमी एक्चुअली, शी मैनेजेस मेनी थिंग्स। बहुत सी चीजें हैं, मेरा तो शी इज माई राइट हैंड एक हिसाब से। तो अब बहुत सी चीजें हैं, अब किसी से कुछ गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, देन दे विल से कि मैम थोड़ा सा ये ऐसा हो गया, करिश्मा मैम गुस्सा कर रहे थोड़ा। तो मैं बोल देती हूँ, मेरा एक जो टाइम रहता है ना, जिस टाइम मैं आ रही होती हूँ ना उस टाइम पे मैं पहले उसको बुलाती हूँ, उसकी पूरा प्रॉब्लम समझती हूँ, फिर करिश्मा को आराम से। फिर करिश्मा जब उसको देखती है तो बोलती है इसने पहले तुमको फोन किया ना, मेरे को पता था ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये सुनेगी किधर, ये तुम्हारे ही हिसाब से करेगी। फिर मैं उसको बोलती है अच्छा सुन ले तो सुन लेते हैं। वो बोलती है ये लोग सब एकदम आराम से करते हैं। चलिए दी तो पर्सनल बातें थी सारी। बट ये है, आप लोगों के पास भी करिश्मा मैम का कॉल आता होगा फीस वीस के लिए और भी जो रोल नंबर्स के लिए, एग्जाम एग्जाम के लिए, इसलिए बता रही हूँ सारी चीजें। चलिए सो लेट अस सी द सोशल डायमेंशन ऑल्सो। सोशली डायमेंशन मतलब ये है कि अगर आप सोशली एक्टिव नहीं हो, सोशली चैनलाइज नहीं हो, लोगों से मिलते जुलते नहीं हो अच्छे से, फंक्शंस में अच्छे से नहीं जा रहे हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे से नहीं, गुस्सा बहुत ज्यादा है, कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा वैसे होते हैं, क्या कहते हैं, खड़ूस टाइप। आपको पता है मैं जब छोटी थी ना मुझे खड़ूस का मतलब नहीं पता था। आदमी ना एकदम से सारे से बोल देते अरे वो आदमी बहुत खड़ूस है, उसके पास जाना नहीं, ये वो एंड ऑल दो स्टफ। वन डे आई आस्क्ड माय मदर, मम्मा खड़ूस का मतलब क्या होता है? शी सेज कि जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना वो खड़ूस होते हैं। एंड देन आफ्टर दैट I when I got married, my husband also ना he is very much short tempered. Actually, he is not that type of खड़ूस, but he is short tempered. तो मैंने एक बार ना मम्मी से कह दिया, मम्मी ये ना आपने किधर कर दी मेरी ये खड़ूस आदमी के साथ में। तो मम्मी कहती क्यों ऐसे क्यों बोल रही है खड़ूस आदमी? मैंने बोला आपने तो बताया था जो ज्यादा गुस्सा करता है वो खड़ूस होता है। बोले अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन समझो तो वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत सी चीजें इनिशियली इन मैरिज एंड ऑल वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल, बट ही इज एक्चुअली वेरी मच शॉर्ट टेम्पर्ड। वही जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना, फिर धीरे धीरे रहते रहते समझ में आया। ही वॉन्ट्स एवरीथिंग परफेक्ट, ही वॉन्ट्स एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, ही वॉन्ट्स एवरीथिंग इन सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन एंड ऑल। फिर हमने उसको धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज हमने ऐसे किया ना, मुंबई के ना मस्त मौला जिंदगी जीने वाले, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जो चीज हो रही है होने दो, ऐसे टाइप के थे। सो वी, और ये तो फौजी व्यक्ति भैया, इन्हें तो सब कुछ सिस्टमैटिक चाहिए, तो वो चीज शुरुआत में हमको जमी नहीं, तो हमने उनको खड़ूस कह दिया। अब हमारे मम्मी तो हैं वो तो चिड़चिड़ाने लगी, बोले ऐसे नहीं होते कोई खड़ूस। मैं बोले तो खड़ूस होता कौन है? खड़ूस मतलब जो इलॉजिकली गुस्सा करे उस व्यक्ति को खड़ूस कहते हैं। तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके जो सोशल डायमेंशन है ना वो फुलफिल नहीं हो रहे, तब आपको इलॉजिकली गुस्सा आता है। दैट पीपल आर कॉल्ड एज खड़ूस इन नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज एंड ऑल, ऐसा। अब जब तक हमने पढ़ाई करा उस हिसाब से अब समझ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है, यस आपको अगर पीस, आपको शांति, आपको सुकून, आपके स्पिरिचुअल डायमेंशन कंप्लीट हो रहे हैं देन यू आर हैप्पी। सो आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपके पूरे डायमेंशन अगर अच्छे होंगे देन यू आर healthy. So here we have completed chapter number 2 as well. Now indicators of health will be seen tomorrow. And along with this इसके बाद के जो chapters है ना वो carbohydrates, proteins, fats, ये सब हम proper तरीके से है ना एक साथ में करेंगे। Okay. So now I am giving the attendance to you all. Please put it into your chat box. I'm stopping the record here so that I can give your attendance. If you have any doubts, you can ask me.